सभी को वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। एंड इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़ने थे। पहला था बेसिक्स, दूसरा था डेटा, तीसरा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और आखिरी क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, हमने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ लिया था, हम लोगों ने टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ लिया था, हम लोगों ने ग्राफिकल पढ़ लिया था क्या? नहीं, हम लोगों ने ग्राफिकल नहीं, हम लोगों ने डायग्रामेटिक पढ़ लिया था। हम लोगों ने डायग्रामेटिक पढ़ लिया था जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने एक पढ़ा था BPL, ठीक है ना, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड लाइन डायग्राम। याद आ गया? अब आज हमें करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आज हमको ये करना है, ठीक है ना, एक ये करना है आज हमको और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है और हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ओके, और बेसिक्स हो गया, डेटा हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के 3 हो गए, ठीक है ना। और बचा क्या है, आज ग्राफिकल करने का बचा है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने को बचा है। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हम जो अपना डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो क्या है, हमने डेटा जो है उसको लिया, एनालिसिस किया, अब हम उसका क्या कंक्लूजन या फिर उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमने पहले तो पढ़ा कि उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग टेक्सचुअल फॉर्मेट, यानी पैराग्राफ का यूज़ करके। दूसरा हमने पढ़ा उसे आप टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो थोड़ा और देखने में अच्छा होता है। फिर हमने देखा कि और भी ज़्यादा एक चीज़ अच्छी होती है देखने में, और वो होती है क्या, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बार डायग्राम, पाई चार्ट, लाइन डायग्राम, ठीक है ना। अब आज हम पढ़ने वाले कि इसी डेटा को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ का यूज करके, ठीक है ना। द वेरियस टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। सो देयर आर 3 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। फर्स्ट इज हिस्टोग्राम, जिसको हम एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड थर्ड इज ओजाइव, या फिर इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है ना, ओजाइव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो आपको नाम याद रखना है कि भाई हिस्टोग्राम जो होता है उसको एरिया डायग्राम भी बोला जाता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एरिया डायग्राम। ऑप्शन ए हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑप्शन सी ओजाइव, ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया डायग्राम हम किसको बोलते हैं, हिस्टोग्राम को भी बोलते हैं। तो हमें हिस्टोग्राम पर टिक करना है, खत्म बात। ठीक है जी। अब एक एक करके हम समझेंगे कि भाई होता क्या है, ठीक है ना। ये तीनों चीजें जो हैं ये होती क्या है, एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा, पहले ही सुन लो। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एग्जाम में बनाने को कि हिस्टोग्राम बना करके दिखाओ, नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना करके दिखाओ, नहीं आएगा। बट इनसे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड चीजें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। बट मैं आपको पहले समझाता हूं कि हिस्टोग्राम होता क्या है। पहली बात तो अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आपके पास डेटा होना चाहिए कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला। देखो 3 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, उनका यूज करके आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। इन 2 सीरीज को पहले कन्वर्ट करो कॉन्टिन्यूस सीरीज में, फिर हिस्टोग्राम बनाओ। अच्छा, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी 2 तरीके की होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी वाली यूज करी जाए हिस्टोग्राम बनाने के लिए? आंसर इज एक्सक्लूसिव वाली, यानी कि एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज से ही हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैंने जो डेटा ले रहा हूं वो कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला ले रहा हूं, और वो भी कौन सा, एक्सक्लूसिव, ठीक है, जिसमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होगा। ठीक है ना, क्लास इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल है, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। आप लोगों का टेस्ट लिया गया,
50 नंबर का टेस्ट था, हमने देखा कि भाई क्लास में कितने बच्चों के 0 से लेकर के 10 के बीच में नंबर है, 5 बच्चों के, 10 से 20 के बीच में 15 बच्चों के, 20 से 30 के बीच में 20 बच्चों के, 30 से 40 के बीच में फिर 15 बच्चे और फिर 10 बच्चे, ठीक है ना। इस तरीके से अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ इसको, इस डेटा को रिप्रेजेंट करो किस पर, हिस्टोग्राम पर। इस डेटा को रिप्रेजेंट करो किस पर, हिस्टोग्राम पे। डेटा है जिसको मैं हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना। जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के तरीके हैं, 3 तरीके हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और रोजाइव। इन सभी में क्या कॉमन है, इन सभी में कॉमन ये है कि इन सभी में एक्स एक्सिस पर आता है एक्स और वाई एक्सिस पर आता है फ्रीक्वेंसी। एक्स यानी कि ये क्लास या फिर मार्क्स, ये जो भी हैं ये आएंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमेशा क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे हमेशा वेरिएबल आपका, ये हर तीनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पर लिखा मैंने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यहाँ पे बच्चे लिखे मैंने 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है जी, और 30। तो मैंने देखा कि भाई 0 से लेकर के 10 के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए हैं, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो मैंने 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 5 बच्चों के, तो मैंने दिखा दिया ऐसे। फिर 10 से 20 के बीच में 15 बच्चों के, 10 से 20 के बीच में 15 बच्चों के, तो मैं इस लाइन को 15 तक ले गया, इस लाइन को भी 15 तक ले गया, ठीक है ना। और ये एक और बार बन गया, ये एक बार है, ये एक बार है। फिर 20 से 30 के बीच में 20 बच्चों के, 20 से 30 के बीच में 20 बच्चों के, तो अब मैं इसी को 20 तक ले गया, बन गया। फिर 30 से 40 के बीच में 15 बच्चों के, 15 बच्चे ये रहे, 30 से 40 के बीच में 15 बच्चों के। और फिर 40 से 50 के बीच में 10 बच्चों के, 40 से 50 के बीच में 10 बच्चों के, 10 बच्चे ये रहे और ये रहा। बात समझ आ गई, ये है हमारा हिस्टोग्राम। अब हमने लास्ट क्लास में बीपीएल का बी क्या था, बार डायग्राम पढ़ा था। अब बताइए बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में क्या फर्क दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, बार डायग्राम में इन बार्स के बीच में गैप था, क्या था, गैप था, बट इसमें वो गैप नहीं है, ठीक है ना। बात समझ आ गई, इसमें वो गैप नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फर्क होता है एक बार डायग्राम और एक हिस्टोग्राम के बीच में, ठीक है ना। इसमें भी जो रेक्टेंगल होते हैं इनकी विड्थ इक्वल होती है और लेंथ जो होती है वो वेरी करती है। बार डायग्राम में भी जो चौड़ाई होती है बार्स की वो इक्वल होती है, जो लेंथ है वो वेरी करती है। तो दोनों ये चीज़ तो दोनों जगह सेम हो गई। दूसरा फर्क ये है कि बार डायग्राम से हम मोड नहीं निकाल सकते, बट हिस्टोग्राम से हम मोड निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हिस्टोग्राम से मोड निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले तो देखो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी वेरिएबल जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है उसको मोड बोलते हैं। मोड क्या होता है, अ वेरिएबल विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। हमें देख रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर 20 बच्चे हैं जिनके 20 से 30 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो हमारी ये मॉडल क्लास होगी। याद है मोड कैसे निकालते थे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, हम पहले मॉडल क्लास ढूंढते थे। कैसे ढूंढते थे, हम देखते थे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल की है, उसको मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि इस केस में मॉडल क्लास क्या है, 20 to 30 है, यानी मोड जो है वो 20 और 30 वाले बार में ही फॉल करेगा, यहाँ पे कहीं फॉल करेगा। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको ये वाला कोना और ये बाजू वाले रेक्टेंगल का कोना जोड़ना है, और ये वाला कोना और इस बाजू वाले रेक्टेंगल का ये वाला कोना जोड़ना है, और बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको आपको नीचे की तरफ लेके जाना है ऐसे। अब यहाँ पर जो x पर ये टच करेगा ये होगा आपका मोड। आपका मोड क्या है, ये जो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 25 होगा, 20 और 30 के बीच में क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है जी। बात समझ आ गई, ये एग्जैक्टली बीच में होगा। क्यों बीच में होगा, देखो इस वाले बार की भी हाइट 15 है, इस वाले की भी 15 है,
जब दोनों की 15-15 है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम तरीके से आ रहे होंगे, तो ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो ये भी बीच में आ रहा होगा एकदम, तो ये भी क्या होगा, बीच की वैल्यू होगी। बात समझ आ गई। वैसे एग्जैक्ट नंबर जब हम ग्राफ पे इसको बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है, जब हम ग्राफ पे बनाते हैं तो पिन पॉइंट हम उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ पे कि कौन कितना आ रहा है मोड। बट इस केस में मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि 25 आएगा, इस केस में कितना आएगा, 25 आएगा। तो हमने लास्ट एक चैप्टर पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने देखा था कि मोड जो है वो हिस्टोग्राम का यूज करके निकाला जा सकता है। तब मैंने आपको बताया था इस चीज को रट लो, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर इसको समझेंगे। तो ये रहा वो पार्ट जो मुझे आपको समझाना था। क्लियर है। तो हिस्टोग्राम बहुत इजी है और हिस्टोग्राम को हम एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। बात समझ आ गई इतनी। क्लियर। अब अगला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं इस हिस्टोग्राम में जितने भी रेक्टेंगल्स हैं इनका मिड पॉइंट ढूंढूं, तो वो मिड पॉइंट इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा और इस केस में ये होगा। बात क्लियर है। ठीक है। और अब मैं अगर इन सभी रेड डॉट्स को जोड़ दूं स्ट्रेट लाइन से, किससे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ के दिखाऊं, ऐसे। अब अगर आप इमेजिन करो कि जितने भी रेक्टेंगल्स है गायब हो चुके हैं और आपके सामने सिर्फ ये रेड लाइन है, रेड लाइन दिख रही है, सिर्फ ये है, इमेजिन करो। तो ये जो आपको रेड लाइन वाला ग्राफ दिख रहा है, अब इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या फर्क है, समझ आया। ठीक है ना। हिस्टोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल्स होते हैं इक्वल विड्थ के, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो क्लास इंटरवल्स होते हैं 0 to 10, 10 to 20, इनकी मिड वैल्यूज, जिसको हम x बोल सकते हैं, 5, 15, 25, 35 और 45, यही होगा। तो देखो ये जो मिड पॉइंट, ये यहाँ पर क्या आ रहा होगा, 5, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 15, ये जो डॉट है ये 15 के ऊपर है, ये वाला जो डॉट है ये 25 के ऊपर है, ये वाला जो डॉट है ये 35 के ऊपर है, और ये वाला जो डॉट है 45 के ऊपर है। तो हमने क्या किया, जो x मिड वैल्यूज हैं उनकी करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 5 ढूंढो और उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी 5 ढूंढो, तो ये रहा 5 और ये रहा 5, तो डॉट यहाँ पे आएगा। 15 के ऊपर 15 ढूंढो, 15 ये रहा और 15 ये रहा, तो डॉट यहाँ पे आएगा। 25 के ऊपर 20 ढूंढो, 25 ये रहा, 20 ये रहा, ये वाला डॉट यहीं पे आएगा। 35 के ऊपर 15 ढूंढो, 35 ये रहा और 15 ये रहा, ये डॉट यहीं पे आएगा। एंड आखिरी 45 के ऊपर 10 ढूंढो, ये रहा 45 और ये रहा 10, तो ये डॉट यहीं पे आएगा। ठीक है ना। तो अगर हम मिड वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मार्क करें और उन सभी डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, तो क्या बन जाता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अगर आपको ये लगता है कि सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तभी बन सकता है जब हम हिस्टोग्राम बनाएं, तो वो चीज़ गलत है। हम बिना हिस्टोग्राम बनाए भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ ये डेटा है, अगर मेरे पास ये डेटा है और मुझे इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो ग्राफ ऐसा ही तो दिखेगा, जो रेड लाइन वाला है ऐसे तो दिखेगा। ठीक है ना। तो क्या ज़रूरी है कि पहले हिस्टोग्राम बनाया जाए तभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा, नहीं। बट अगर हिस्टोग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना आसान काम होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता। आपको हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स ढूंढने होते हैं हर एक बार के, और उन सबको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है। अब एक और बात सुनो ध्यान से, क्या ये वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया बताऊं, ये वाला एरिया, ये हिस्टोग्राम का पार्ट है, ये क्या, ये हिस्टोग्राम का पार्ट है, नहीं। ये तो जो रेक्टेंगल्स हैं उनके बाहर का एरिया है। क्या ये वाला एरिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पार्ट है, नहीं, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बाहर है, ये हिस्टोग्राम का पार्ट है। बट बात समझ आई। तो नीचे वाला येलो एरिया हिस्टोग्राम का पार्ट नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पार्ट है, और ऊपर वाला येलो एरिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पार्ट नहीं है, बट हिस्टोग्राम का पार्ट है। ये समझ आ रही है बातें। तो अब इसी के साथ एक कंक्लूजन और निकलता है, वो क्या है कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे दोनों का, तो वो सेम ही होगा।
कुछ इंक्लूडेड होगा, कुछ एक्सक्लूडेड होगा, इस वजह से। आ गई बात समझ? ठीक है, क्लियर है? आइए देखिए क्या लिखा है हिस्टोग्राम के बारे में। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे, मोस्ट कन्वीनियंट वे, मोस्ट कन्वीनियंट वे, ठीक है ना, टू रिप्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे कन्वीनियंट तरीका कौन सा है? हिस्टोग्राम। विद अ हिस्टोग्राम एन आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी कैन बी ऑब्टेन्ड। हिस्टोग्राम का यूज करके मैं फ्रीक्वेंसी कर्व का एक आइडिया ले सकता हूं। देखो ध्यान से सुनना, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, दिख रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर मैंने इन डॉट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन ना करके, ध्यान से सुनना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन ना करके फ्री हैंडेड ज्वाइन किया होता, फ्री हैंडेड ज्वाइन किया होता तो ब्लू वाली चीज दिखती है मुझको, इसको मैं बोलता फ्रीक्वेंसी कर्व। बात समझ आई आप लोगों को? इसको क्या बोलता मैं? फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हिस्टोग्राम का यूज करके मुझे एक आइडिया मिल सकता है किसका? फ्रीक्वेंसी कर्व का। मैं हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स हैं इनकी हाइट एनालाइज करके क्या देख सकता हूँ कि मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व जब मैं बनाऊंगा तो वो भी ऐसा सा ही बनेगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? क्या कहना चाह रहा है पॉइंट? हिस्टोग्राम को देख करके मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व भी ऐसा सा ही बनेगा। पहले ऊपर को जाएगा, फिर 20 से 30 के बीच में वो फ्रीक्वेंसी कर्व अपनी हाइट रीच कर लेगा, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ ये बोलना चाह रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी कर्व होता क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? अगर मुझे ये जो डेटा था क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 5, 15, 20, 15 और 10। इसको प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा? सबसे पहले तो मैं जो क्लास इंटरवल्स हैं इनके मिड पॉइंट निकाल लूंगा, तो 5, 15, 25, 35, 45 आ जाएगा। फिर मैं इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मार्क करूंगा, तो मेरे पास ये जो रेड वाले डॉट्स हैं ये आ जाएंगे। फिर इन रेड वाले डॉट्स को मुझे फ्री हैंड से जोड़ना है। किससे? फ्री हैंड से, स्केल से नहीं जोड़ना, फ्री हैंड। फ्री हैंड से जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कर्व बन करके आएगा, उस कर्व को हम फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्या फर्क है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया जाता है यूजिंग स्केल, यानी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर करके पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जाता है, बट फ्रीक्वेंसी कर्व को फ्री हैंड से जोड़ा जाता है। पॉइंट यही रहेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों के ही जो पॉइंट्स आएंगे वो ये रेड वाले पॉइंट्स ही होंगे। जब प्लॉट करोगे दोनों के सेम होंगे बिल्कुल। फर्क किस चीज़ का आएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को स्केल से जोड़ा जाएगा इन सारे पॉइंट्स को, और फ्रीक्वेंसी कर्व में फ्री हैंड से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना? तो मुझे क्या मिल सकता है? हिस्टोग्राम का यूज करके मुझे एक आइडिया मिल सकता है कि मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा बनेगा। A comparison among the frequencies of different class interval is possible with histogram। मैं हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं देख के बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर 20 और 30 के बीच में आए हैं, सबसे कम नंबर 0 और 10 के बीच में आए हैं, ठीक है ना? और 10 और 20 और 20 और 30 के बीच में 5 बच्चों का गैप है। तो ये सारा कंपैरिजन मैं ईजिली कर सकता हूँ किसका यूज़ करके? हिस्टोग्राम का यूज़ करके। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है ना? तो बहुत इजी चीज़ें लिखी हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम द क्लास लिमिट आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू द करस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्रीज एंड अ सीरीज ऑफ एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स वन अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल विथ class interval as the base, with class interval as the base of breadth of the frequency density, usually when the class intervals are not uniform as length or altitude is erected। तो उसने क्या बोला? इसने सिर्फ वही बोला जो मैंने आपको बताया यहाँ पर थोड़ी देर पहले कि आपको करना क्या है, आपको एक्स एक्सिस पर एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज को प्लॉट करना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और करस्पॉन्डिंगली आपको रेक्टेंगल्स खड़े करने हैं जिनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? इनकी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना? और ये रेक्टेंगल्स जब आप बना दोगे तो ये आपका हिस्टोग्राम बन करके रेडी हो जाएगा। यही चीज़ डी पॉइंट बोल रहा है कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है ना? चलिए, और आखिरी पॉइंट है, इट इज 2 डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है ना? हिस्टोग्राम एक 2D डायग्राम होता है। 2D मूवीज 3D मूवीज में फर्क पता है ना क्या है? 3D मूवीज में क्या होता है? ऐसा लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपके पास आ रहा है, यही होता है 3D मूवीज में, ठीक है ना? चश्मा पहन के दिखाते हैं 3D मूवीज, ऐसा क्या लगता है कि चीज़ें स्क्रीन से निकल करके हमारी तरफ आ रही हैं। तो क्या हिस्टोग्राम
3D डायग्राम है, आंसर इज नो। ये क्या है, एक 2D डायग्राम है, ठीक है ना। देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D डायग्राम, वैसे तो पता होना चाहिए। तो एक स्क्वायर और एक क्यूब में जो फर्क होता है एग्जैक्टली वही फर्क होता है एक 2D डायग्राम में 3D डायग्राम में। स्क्वायर कैसे बनाते हो, ऐसे, स्क्वायर क्या है, एक 2D डायग्राम है। बट क्यूब कैसे बनाते हो, क्यूब, ये आपका क्यूब हो गया। इसमें और इसमें फर्क दिखाई दे रहा है आपको, क्या है फर्क, समझ आ रहा है क्या है? ये लग रहा है कि हाँ एक प्लेन पेपर पे बना हुआ है, बट ये ऐसा लग रहा है कि एक चीज आपके सामने रखी हुई है जिसके 3 डायमेंशन हैं, ठीक है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या दिख रहा है इसमें, लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट है, बट इसमें क्या है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। बात समझ आ गई? तो ये फर्क होता है, ये है 2D और ये है 3D, ठीक है जी। तो हिस्टोग्राम जो होता है वो एक 2D डायग्राम होता है। नोट, क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल। और जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं 0 to 10, 10 to 20 इक्वल होने चाहिए सारे, सब में 10-10 का गैप होना चाहिए। अगर पहले में 10 का तो सब में 10 का हो, पहले में 5 का तो सब में 5 का हो। ऐसा नहीं कि भाई 10 का गैप, 10 का गैप, फिर 20 का गैप आ गया, फिर 10 का गैप, फिर 10 का गैप, वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है ना। और मैंने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में सिखाया था कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं तो उनको इक्वल कैसे किया जाता है। उनके इक्वल किया जाता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल करके। एक बार जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर लेट से 10 to 20, ये मैं मिटा देता हूँ। 10 to 20 के बाद 20 to 30 नहीं, 20 to 40 है, मान के चलते हैं, फिर 40 to 50 है, ठीक है जी। तो ये क्या इक्वल क्लास इंटरवल्स है, आंसर इज नो। एक अनइक्वल है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैं दे देता हूँ 40 और फिर इसकी दे देता हूँ मैं 15। क्लियर हो गया? अब क्या मैं इसका यूज़ करके हिस्टोग्राम बना सकता हूँ? आंसर इज यस, बट हमें पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, हमने क्या किया, 20 to 40 को 20 to 30 और 30 to 40 कर दिया, इक्वल कर दिया। अब बाकी सारे जैसा हो गया, ये यहाँ पे 5, यहाँ पे 15। अब 40 को भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 20 to 40 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 40 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये कितना हो गया, 20 और 20, और ये कितना आ गया, 15। ये करना होता है। अब हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो 17.5 17.5 करते हैं, ठीक है ना, 17.5 17.5। आपको ये नहीं सोचना कि डेसिमल में नहीं आ सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बट इनको 40-40 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि देखो क्लास में बच्चे कितने हैं जिनने टेस्ट दिया। अगर 50 नंबर का टेस्ट है, बच्चों ने टेस्ट दिया, कितने बच्चों ने दिया होगा, 20 + 40 60 और 15 75 बच्चों ने। तो अगर यहाँ पे 40-40 कर दोगे तो 80 बच्चे तो यही हो गए। तो बच्चे बढ़ गए क्या एकदम से? नहीं, वो चीज़ तो गलत हो गई ना भाई। बच्चे तो कितने रहने चाहिए, 75 ही रहने चाहिए ना यहाँ पर भी। तो फ्रीक्वेंसी को ऐसे एडजस्ट करो कि ये इक्वल भी हो जाए और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ ना जाए आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वजह से। समझ आ गया? एक मिनट होल्ड करेंगे सब।
चलिए शुरू करें, आगे बढ़े। तो ये होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बिल्कुल वही चीज़ कर रहा है। फॉर्मूले से निकालोगे सेम आंसर आएगा। देखो कैसे, विड्थ ऑफ लोअर क्लास इंटरवल। तो बताइए लोअर क्लास इंटरवल कौन सा होता है? पहला वाला, ये इसको हम लोअर क्लास इंटरवल बोलते हैं, सबसे छोटा वाला क्लास इंटरवल। इसकी विड्थ कितनी है? 10। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, AF। देखो क्या निकाल रहा हूँ मैं, ये AF एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिखा मैंने? विड्थ ऑफ लोअर क्लास इंटरवल लिख दिया 10 अपॉन विड्थ ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब इसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल कौन सा था? ये वाला। इसकी विड्थ कितनी है? 20। तो मैंने लिख दिया अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल है ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 मल्टीप्लाई बाय 40। आ गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 20 और 20, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला कई बार क्या करेगा? आपको कंफ्यूज कर देगा, या फिर आपको याद करने में दिक्कत देगा। आपको सिंपल याद रखना है कि भाई आपने इसको जितने पार्ट में डिवाइड किया है उतने ही पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया तो उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया तो उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके जो भी आंसर आता है वो हर एक के आगे लिख दो, हर एक के आगे लिख दो, ठीक है। बात समझ आ गई? हर एक के आगे मतलब जैसे 20 से 40 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 20 30 30 40, तो 20 30 और 30 40 के आगे दोनों के आगे 20 20 लिख दो। इतना सा काम करना होता है। तो हमारा ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब अगला जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। बार डायग्राम हमने पिछली क्लास में सीखा था, BPL का B, और हिस्टोग्राम आज हमने सीखा है। तो क्या जो बार्स होते हैं लंबे लंबे, जिनको हम रेक्टेंगल्स भी बोल सकते हैं, उसके बीच में स्पेस होता है हिस्टोग्राम में? नहीं, हवा जाने की जगह नहीं होती इसमें, बट बार डायग्राम में वो स्पेस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जितने भी हमने टावर्स बनाए थे, ये टावर बनाए हमने, इनके बीच में एक भी जगह नहीं है, 1 इंच की भी जगह नहीं है। बट जब हमने बार डायग्राम बनाया तो देखो उसके बीच में कितनी खुली खुली जगह है, ठीक है ना। तो पहला फर्क तो ये हो गया। क्या मोड निकाल सकते हैं हिस्टोग्राम से? आंसर इज यस। क्या बार डायग्राम से मोड निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। जो वेरिएबल होता है आपका, वेरिएबल यानी कि जो आपकी x होता है, x, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने बोला एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज और ऊपर से एक्सक्लूसिव। बार डायग्राम के लिए कोई भी चलेगी, कॉन्टिन्यूस भी चलेगी और डिस्क्रीट भी चलेगी। बार डायग्राम जो होता है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज से भी बनाया जा सकता है और डिस्क्रीट सीरीज से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कॉन्टिन्यूस ही हो। क्लियर हो गई बात? विड्थ जो होती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, बट यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। यहाँ पे विड्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिस्टोग्राम के अंदर, बट बार डायग्राम के अंदर विड्थ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। प्लस इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि हर बार की इक्वल विड्थ होनी चाहिए, बट कितनी विड्थ रखनी है ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे विड्थ आपके ऊपर नहीं है, यहाँ पे जितना क्लास इंटरवल चौड़ा होगा उतना ही आपको विड्थ भी रखनी है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोडक्शन गिवन है ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेजिटेबल और यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वेजिटेबल में मैंने लिखा कैरेट, टमाटो, ठीक है ना, टमाटोज, और फिर अनियन एंड कौन सा याद आ रहा भाई, पीस, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन लिख दिया इन टन, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1500, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2500 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 500, ठीक है ना। अब मुझे ये चीज़ जो है शो करनी है बार डायग्राम में। किसमें? बार डायग्राम में। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा नीचे? मैं फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं बना रहा। मैंने बोला था कि जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या आता है? x आता है, यानी कि वेरिएबल आता है, और यहाँ पे क्या आता है? फ्रीक्वेंसी आता है। याद है मैंने बोला था थोड़ी देर पहले। बट ये तो बार चार्ट है, ये तो बार चार्ट है। तो यहाँ पर मैं x एक्सिस पे क्या लिख सकता हूँ? कैरेट, टमाटो, ऑनियन, पीस, कैरेट, टमाटोज, ऑनियन एंड पीस। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोडक्शन इन टन्स। तो प्रोडक्शन इन टन्स मैं 500 500 के गैप पे लिखता हूँ, 500, 1000, 1500, 2000 और 2500 टन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर मैं रेक्टेंगल्स बनाने वाला हूँ,
ये टन है, 500 टन, 1000 टन, 1500 टन, 2000 टन और 2500 टन। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल्स बनाने वाला हूँ, कैरेट का रेक्टेंगल से मैं शो करूँगा 1000। तो ये जो देखो रेक्टेंगल में बना रहा हूँ, इसकी चौड़ाई मैं इतनी भी ले सकता हूँ, इतनी भी ले सकता हूँ, इतनी भी ले सकता हूँ, कितनी भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है। बट एक बार मैंने देख लिया कि भाई मुझे इतनी चौड़ाई लेनी है इसकी या फिर इतनी लेनी है, तो हर एक की फिर मैं इतनी ही लूँगा, हर एक की, टमाटोज की भी इतनी लूँगा, अनियंस की भी और पीस की भी। बात समझ आ गई आप लोगों को? बट चौड़ाई कितनी लेनी है ये आपकी मर्जी है, एक बार जो ले ली वो लेते रहो। बट हिस्टोग्राम में आपकी मर्जी नहीं होती। हिस्टोग्राम में तो आपको क्लास विड्थ के हिसाब से चलना पड़ता है कि क्लास विड्थ कितनी है। अगर 10-10 की विड्थ है तो 10-10 की ही आपको यहाँ पे लेनी है, 5-5 की तो 5-5 की ही लेनी है। यहाँ पे आपके पास इनिशियली भी ऑप्शन नहीं होता कि कितनी चौड़ी लेनी है आपको। अगर क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल 10-10 के गैप के दिया तो आप 10-10 के गैप के ही लोगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर। बट यहाँ पे इनिशियली आपकी मर्जी चलती है, तो इसलिए यहाँ पर जो विड्थ होती है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे जो विड्थ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मर्जी, आप कितनी भी ले सकते हो। आपको कोई बोलेगा नहीं कि इतना मोटा क्यों ले लिया, इतना छोटा क्यों ले लिया, ठीक है नहीं? तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पर मैंने एक नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पहले ही लिखवा दिया था कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम और एरिया ऑफ पॉलीगॉन हमेशा इक्वल होता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया था, येलो शेड करके एरिया, कि भाई एक बार जो एरिया मैंने येलो शेड किया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा से, ये वाला येलो एरिया ये पॉलीगॉन का पार्ट था बट हिस्टोग्राम का पार्ट नहीं था। और इतना ही एरिया यहाँ पर भी है, देखो तो दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं एरियाज। ये हिस्टोग्राम का पार्ट था बट पॉलीगॉन का पार्ट नहीं था। तो इसी तरीके से जब हम पूरा इसको देखते हैं तो एरिया ऑफ हिस्टोग्राम और एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इक्वल हो जाता है। यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मेंट फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउएवर वी ऑल्सो अप्लाई इट फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड दैट विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल रिमेन्स द सेम। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी के लिए भी बना सकते हो, यानी कि आपके पास चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, दोनों के लिए ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया जा सकता है। बट हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस सीरीज ही होनी चाहिए, ठीक है ना। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसी भी टाइप की सीरीज के लिए बनाया जा सकता है। देखो इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। रीज़न सुनो, इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास सिर्फ क्या होता है कि क्लास में बड़ी अगर 10 बच्चे तो 10 बच्चों के कितने कितने नंबर आए। जब भी आप एक ग्राफ बनाते हो तो उसमें दो वेरिएबल्स आपको चाहिए होते हैं, बेसिकली दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, एक होनी चाहिए वेरिएबल्स। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, होती है क्या? नहीं होती। तो आप कोई भी ग्राफ कैसे बना सकते हो उसका? बात समझ आ रही है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया और बच्चों के नंबर ऐसा है 10, 15, 18, 20 और 25, और मैं बोल रहा हूँ कि इस नंबर को आप इस ग्राफ पे प्लॉट करो। कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। तो क्या इंडिविजुअल सीरीज का कभी भी कोई ग्राफ बनाया जा सकता है? आंसर इज नो। बात समझ आ गई? क्योंकि अगर आप यहाँ पर मार्क्स लिख भी देते हो 5-5 के गैप पर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो आपको पता है कि भाई 10 नंबर एक बच्चे के आए हैं, बट एक ही बच्चे के आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी पे क्या लिखोगे? है ही नहीं कुछ लिखने को, तो इसको कोई ग्राफ ही नहीं बन सकता भाई। बट अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि भाई ये 5 बच्चों के आए हैं, ये 8 बच्चों के आए हैं, ये 20 बच्चों के आए हैं, ये 15 बच्चों के आए हैं, ये 5 बच्चों के आए हैं। अब आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, और फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ऐसे प्लॉटिंग कर दी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे प्लॉटिंग कर दी इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा? मैं इन सबको जोड़ दूंगा भाई, ऐसे ऐसे, और ये जो मुझे मिल गया ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है ना। ये जो सीरीज थी, कौन सी सीरीज थी? डिस्क्रीट सीरीज थी। क्या इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी रिगार्डेड एज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। तो जो फ्रीक्वेंसी कर्व है इसको हम लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम अपने आप को लिमिट कर देते हैं, वहां पे हम फ्रीक्वेंसी कर्व का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको लर्न करनी है। क्या लर्न करना है? कि फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी एंड हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है।
अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया कैसे जाता है ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इसी चीज़ को इन्हें लिख करके बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी चीज़ बनाने को एग्जाम में नहीं आएगी, एग्जाम में सिर्फ थ्योरी पार्ट आता है इस चैप्टर से। मैंने चैप्टर जब शुरू करा था तभी आपको बता देता कि चैप्टर जो है 99% थ्योरी है, 1% कुछ उसमें प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, और जो प्रैक्टिकल पार्ट पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से प्रैक्टिकल आ सकता है। जो आखिरी लेग है ना इस चैप्टर का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें है वो। अगला नोट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टार्टिंग विद अ हिस्टोग्राम एंड एडिंग द मिड पॉइंट्स टू द अपर साइड ऑफ द रेक्टेंगल सक्सेसिवली एंड देन कंप्लीटिंग द फिगर बाय जॉइनिंग द टू एंड्स एज बिफोर। तो ये क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम हिस्टोग्राम का यूज करके भी बना सकते हैं। ये वाला जो नोट है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कि भाई हिस्टोग्राम बनाओ और हिस्टोग्राम के बाद आप क्या करो, इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। यही एग्जैक्ट सेम चीज़ इस नोट के अंदर लिखी गई है, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे होता है, तो इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा। और आखिरी आ गया ओजाइव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको समझ लेते हैं दोबारा एक बार अच्छे से, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरे पास डेटा है, मैं इस डेटा का यूज़ करके पता है क्या बनाना चाहता हूँ, ओजाइव, या फिर दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मुझे निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 10 के आगे तो 10 लिखूंगा, फिर 10 + 20 कितना होता है 30, 30 + 30 कितना होता है 60, 60 + 15 कितना होता है 25 + 5 80। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी। अगला स्टेप मैं ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या लिखूंगा, मार्क्स। मैंने बोला था कि ये जो तीन चीज़ बनती हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तीनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि एक्स एक्सिस पर आपके हमेशा वेरिएबल आएगा, यानी इस केस में मार्क्स, और वाई एक्सिस पर आपका क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और 25, 5, 10, 15, 20 और 25, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये है मार्क्स और ये है फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब मुझे ओजाइव बनाते वक्त ध्यान रखना है कि मुझे इन दोनों को प्लॉट नहीं करना, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लॉट नहीं करते, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों को यहाँ पे प्लॉट कर दिया तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। फ्रीक्वेंसी कर्व में करते थे ना हम ये काम, तो मार्क्स के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने का काम किस में होता था, फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में होता था, ठीक है ना। अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हैं या फिर ओजाइव बना रहे हैं। तो हमको जो दो चीज़ कंसिडर करनी है इसके अंदर, वो है एक ये और एक ये। आपको फ्रीक्वेंसी का कोई यूज़ नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना। और अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते तो फिर एक ये यूज़ होता और एक ये यूज़ होता, उसमें इसका कोई यूज़ नहीं था। बात समझ आ गई आप लोगों को क्या फ़र्क है। तो देखिए 5 के करस्पॉन्डिंग 10, 5 के करस्पॉन्डिंग 10 ये आ गया, फिर 10 के करस्पॉन्डिंग 30, 10 के करस्पॉन्डिंग, या मैंने बहुत गलत कर दिया है, इसको दोबारा करते हैं, 10 के कैप पे करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब ठीक है, यह है 70 और ये है 80। तो मैंने 5 के करस्पॉन्डिंग 10 करनी है, वो कर दी पहले, 5 के करस्पॉन्डिंग 10, 5 के करस्पॉन्डिंग 10, फिर 10 के करस्पॉन्डिंग 30, 10 के करस्पॉन्डिंग 30 ये कर दिया, ठीक है ना। फिर
15 के करस्पॉन्डिंग 60, 15 के करस्पॉन्डिंग 60, 15 ये रहा और 60 ये रहा, ये आ गया इधर। फिर 20 के करस्पॉन्डिंग 75, 20 के करस्पॉन्डिंग 75, 75 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, ये रहा। और 25 के करस्पॉन्डिंग 80, 25 के करस्पॉन्डिंग 80 यहाँ कहीं आएगा, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फ्री हैंड से जोड़ूंगा, ठीक है ना, फ्री हैंड से। देखो ऐसे, अरे यार बहुत मुश्किल काम है ये। ठीक है ना, ऐसे से। ये जो आपको कर्व मिला है इसको हम बोलते हैं ओजाइव। क्या बोलते हैं? ओजाइव। ठीक है ना, ये आपको जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मिला है। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है ये कौन सा फ्रीक्वेंसी कर्व है? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। क्यों लेस देन? देखो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है? लेस देन वाली। लेस देन वाली क्यों है समझना। 5 या 5 से कम नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 10 बोल सकते हैं। अगर 5 नंबर 10 बच्चों के हैं तो 5 या 5 से कम नंबर 10 बच्चों के हैं बोल सकते हैं। 5 से कम तो कोई नंबर ही नहीं है क्योंकि, तो 5 नंबर 10 बच्चों के हैं, या फिर ये बोलना 5 या 5 से कम नंबर 10 बच्चों के हैं, बात एक ही है। 10 नंबर 20 बच्चों के हैं, बट 10 या 10 से कम नंबर 10 + 20 30 बच्चों के हैं बोल सकते हैं। 15 नंबर 30 बच्चों के हैं, बट 15 या 15 से कम 60 बच्चों के हैं। 60 कैसे हुआ? दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है ना। ऐसे 20 नंबर तो 15 बच्चों के हैं, बट 20 या 20 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 75। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ हर जगह 10 या 10 से लेस, 15 या 15 से लेस, 20 या 20 से लेस। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? लेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से एक बन सकती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसमें क्या होगा? उसमें मैं बोलूँगा कि भाई बताओ 5 या 5 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 10 या 10 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 15 या 15 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं? ठीक है ना। 20 या 20 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं? और 25 या 25 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं? बात समझ आ गई आप लोगों को? तो अगर मैं एक और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाऊँ और ये वाले बनाऊँ मोर देन, तो ध्यान से सुनना, 5 या 5 से ज़्यादा नंबर, या फिर सुनो 5 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं? बताओ। 5 से ज़्यादा 70। अगर टोटल 80 बच्चे हैं और 10 बच्चों के अगर 5 नंबर आए तो 5 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 70। ऐसे 10 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं? सही बोल रहा है, 50। क्योंकि 10 से ज़्यादा, तो ये दो हटा दो, ये दो हटा दो। तो देखो करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 80 हैं। तो आपको 80 में 10 माइनस करना है, 70 आ जाएगा। फिर 80 में क्या माइनस करना है? 10 और 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब देखो 50 आ गया। या फिर ऐसा करो, हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहले 10 का 10 लिख दिया, फिर 10 + 20 30 लिख दिया, फिर 30 + 30 60 लिख दिया, फिर 60 + 15 75, 75 + 5 80। अब मैंने क्या किया? 80 में पहले 10 माइनस करके यहाँ पे 70 लिख दिया। अब 70 - 20 कितना होता है? 50। अब 50 - 30 कितना होगा? 20। 20 - 15 कितना होगा? 5। और 5 - 5 क्या होगा? 0। बात समझ आ गई? अब ये क्या है? मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों? 5 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं? 70। 10 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं? 50। 15 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं? 20। 20 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं? 5। और 25 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं? 0। बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? अब एक चीज़ आप देखो कि अगर मैं इन दोनों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल करूँ, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब मैं ऐड करूँ, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा बताइए? हमेशा ये आएगा किसके बराबर? टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर। बात समझ आ गई आप लोगों को? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हेन एडेड अप इज इक्वल टू, और आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप क्या टिक करके आओगे? जिसमें लिखा होगा टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन ऐसे होते हैं, एक होगा टोटल फ्रीक्वेंसी × 2, एक होगा
टोटल फ्रीक्वेंसी, एक होगा टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 1.5 और एक होगा नॉन ऑफ दीज। इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। तो अब किसको टिक करके आओगे इसमें? बी को। और क्वेश्चन क्या होगा कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हेन एडेड इट बिकम्स इक्वल टू, और ये 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपको पता है कि भाई जब भी ऐड की जाएंगी तो हमेशा ये टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आएंगी, ठीक है ना। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो कितनी है, 80 है, इन सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल। क्लियर है? अच्छा, जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, बताओ 5 की मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70 है, तो 5 के आगे 70, 5 एरा और 70 एरा, यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर से करता हूँ, ग्रीन। फिर देखना 10 के आगे 50, ठीक है ना। मोर देन क्यूब, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं मार्क्स अलॉट कर रहा हूँ और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ। ये 2 चीज़ें मुझे देखनी है, क्योंकि मार्क्स और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मैं ऑलरेडी ये वाली लाइन बना चुका हूँ, ठीक है ना। मुझे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली बनानी है। 10 के आगे 50, 10 एरा और 50 एरा, ये यहाँ पर आ गया। फिर 15 के आगे 20, 15 एरा और 20 एरा, यहाँ पे आ गया। फिर 20 के आगे 5, 20 एरा और 5 इधर आ जाएगा, ये आ गया। अब जब मैं इसका कर्व बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ऐसा सा बनेगा। क्लियर होगी बात? अब जिधर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, इधर आपका मीडियन आ जाता है। याद है मैंने बताया था आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के अंदर कि मीडियन निकाला जा सकता है यूजिंग ओजाइव, ठीक है ना। मीडियन जो है उसके मेरिट्स के अंदर देखना लिखा हुआ है ये वाला बात। मीडियन के मेरिट्स में दिखा दूं एक बार आप लोगों को, देखो मीडियन एरा टॉपिक शुरू हो रहा है, मीडियन पेज नंबर 29 पर। मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, इसके मेरिट के अंदर देखो क्या लिखा है, ये रहा मेरिट्स ऑफ मीडियन, ये रहा। इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ओजाइव, ठीक है ना। ये आखिरी वाला मेरिट लिखा है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली कि ओजाइव का यूज़ करके हम मीडियन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं ये भी समझ लिया कि जब हम मोर देन एंड लेस देन ओजाइव बनाएंगे, ठीक है ना। ध्यान सुनना, जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओजाइव बना, जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओजाइव बना वो कौन सा था? लाल वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेस देन ओजाइव, लेस LESS, लेस देन ओजाइव। और जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओजाइव बना, इसको क्या बोलेंगे? मोर देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। और इन दोनों के इंटरसेक्शन पर जो करस्पॉन्डिंग x होता है, यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन खींची जाए, यहाँ पर जो x होता है इसको हम मीडियन बोल देते हैं। ओके जी, इजी, वेरी इजी। चलिए, तो हमारा ओजाइव भी खत्म हो गया। मैंने आपको निकालना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया इसके अंदर। अब बस पढ़ना बाकी रह गया है। जो चीज़ अभी तक समझाई वही अब लिखी हुई है। By plotting cumulative frequency against the respective class boundary and thereafter joining the plotted points successively by line segment, we get ogive। तो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं cumulative frequency को उनकी respective class से इस तरीके से प्लॉट करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ इन सब पॉइंट्स को, तो मुझे ओजाइव मिलता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ओजाइव। ओजाइव 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेस देन टाइप ऑफ ओजाइव, एक होता है मोर देन टाइप ऑफ ओजाइव। अब बताओ लेस देन टाइप ऑफ ओजाइव कौन सा होता है? जो नीचे से ऊपर जा रहा होता है। और मोर देन टाइप ऑफ ओजाइव कौन सा होता है? जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है। बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि मोर देन फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा से कम हो रही होती है, तो इसलिए इसका जो ओजाइव है वो भी ज़्यादा से कम हो रहा होता है। और जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो कम से ज़्यादा हो रही होती है, तो जो लेस देन ओजाइव है वो भी कम से ज़्यादा जा रहा होता है, ठीक है ना। तो प्लॉटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वर्टिकल एक्सिस, प्लॉटिंग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन दी वर्टिकल एक्सिस। तो वो चीज़ बोल रहे हैं कि जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर आपको क्या प्लॉट करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, ठीक है ना।
फिर ओजाइव में भी कंसिडर्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीडियन क्वार्टाइल्स ग्राफिकली, और ओजाइव किसके लिए यूज किए जा सकते हैं? मीडियन निकालने के लिए, क्वार्टाइल निकालने के लिए। कैसे? ग्राफिकली। अगर मैं बोलूँ Q2 निकालो तो हमें पता है Q2 और मीडियन एक ही चीज होते हैं, ठीक है ना, तो Q2 भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, सिर्फ Q2 नहीं, Q1 और Q3 भी निकाला जा सकता है। अब बोलोगे कैसे? दिमाग में आना चाहिए सर कैसे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको याद हो, आप मीडियन निकालने के लिए n/2 निकालते हो, याद है आपको? मीडियन निकालने के लिए n/2 निकालते हो, ठीक है ना। n/2 कैसे निकालते हो? जैसे यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 80 है, तो 80/2 करोगे 40 आएगा। फिर क्या करते हो? दूसरा स्टेप, फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है जी, ठीक है ना। अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या करते हो? यहाँ पे तो डिस्क्रीट मानो ना, डिस्क्रीट है तो फॉर्मूला नहीं लगता। डिस्क्रीट सीरीज है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हो, देखते हैं कि 40 या 40 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और उसका करस्पॉन्डिंग आपको मीडियन मिल जाता है। याद आ रही है बात? याद आ रही है? मीडियन ऐसे तो निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, डिस्क्रीट सीरीज में। अभी तो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है ना डिस्क्रीट सीरीज के सेंस में देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज में n/2 नहीं निकालना होता, क्या निकालना होता है? n+1/2 निकालना होता है। याद आ गया? तो हम क्या करेंगे? 80 + 1, 81/2 निकालेंगे, जो कि कितना आएगा? 40.5। 40.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 आएगी, और उसका करस्पॉन्डिंग 15 मीडियन आ जाएगा। n/2 कब निकालना होता है? n/2 निकालना होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में, ठीक है ना। और n+1/2 किस में निकालना होता है? डिस्क्रीट सीरीज के केस में। अब अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज का केस है और आप n/4 निकाल लो तो क्या आ जाएगा? कुछ आएगा क्या? Q1 आ जाएगा। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि kn/4 निकाल लो, तो k अगर 1 है तो Q1 के लिए करेंगे काम, k अगर 2 है तो Q2 के लिए करेंगे, और k अगर 3 है तो Q3 के लिए करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे? kn+1/4 करेंगे। बात समझ आ गई? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं n/2 करूं तो आंसर क्या आएगा? n/2 करूं तो 40, ठीक है ना। अगर मैं 40 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढूं और उस 40 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक लाइन ड्रॉ करूं इस कर्व की तरफ, ये जो कर्व बना हुआ है ना, इनकी तरफ, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी कर्व पे, और जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है वहां से नीचे की तरफ एक लाइन बना दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। वही हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना, कोई सेम चीज़ तो हो रही है। n/2 यानी कि 80/2 कितना होता है? 40 होता है। तो मैंने क्या किया? 40 से एक लाइन खींची, किसकी तरफ? कर्व की तरफ। कर्व पे जहां पर भी इंटरसेक्ट करी है लाइन, वहां से एक नीचे की तरफ लाइन खींच दी। ऐसा समझो कि अगर ये नहीं होता तब भी तो मीडियन निकल जाता, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर आपके पास एक ही ओजाइव होता तो क्या मीडियन नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे। इन दैट केस आपको इंटरसेक्शन नहीं ढूंढना होता, उस केस में आपको n/2 ढूंढना होता है कि n/2 यानी कि 40 है, 40 से एक लाइन खींचो इस कर्व की तरफ, और यहाँ से नीचे की तरफ एक और लाइन खींच दो तो आपको मीडियन पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो k n/4 करोगे, 20 आ गया। 20 ढूंढो इधर, 20 ये रहा 20 से एक लाइन इधर खींचो और फिर एक लाइन इधर खींचो, यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी ये क्या होगा? Q1 होगा। इसी तरीके से kn/4 ये कितना आ गया? 240/4 60। 60 से एक लाइन खींचो और फिर एक लाइन नीचे की तरफ खींचो, ठीक है ना। आपका क्या आ गया? Q3 आ गया। यानी आप जितने भी क्वार्टाइल्स हैं वो भी निकाल सकते हो ओजाइव का यूज करके, ठीक है ना। कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, आसान काम होता है। ओजाइव में भी कंसिडर्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीडियन क्वार्टाइल्स ग्राफिकली। सिर्फ मीडियन क्वार्टाइल्स नहीं, ओजाइव का यूज करके आप जितनी भी अदर पार्टिशनल वैल्यूज होती हैं, यानी कि क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स एंड परसेंटाइल, कुछ भी निकाल सकते हो।
कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको डिकाइल निकालना होता है तो आप क्या करते हो, डिस्क्रीट सीरीज में ए और कॉन्टिन्यूस सीरीज में ए करते हो। आपको क्या करना है, अगर D1 निकालना है तो यहाँ के की जगह लिखो 1, नंबर ऑफ यहाँ पर कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी 80 प्लस 1 81 मल्टीप्लाई बाय जो भी D निकालना है। अगर D4 निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4/10 करोगे, जो भी आंसर आएगा, लेट से आपका इसका आंसर आ रहा है, लेट से मान के चलो इसका आंसर आ रहा है आपका 30, मान के चलो 30 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 30 से एक लाइन खींचनी है इधर की तरफ, और फिर जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी उससे नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको जो मिलेगा ये D4 आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको? तो आप कोई भी अदर पार्टीशनल वैल्यूज निकाल सकते हो यूजिंग ओजाइव, कोई भी, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये वैल्यू निकालनी होती है पहले, कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये वाली और डिस्क्रीट सीरीज में ये वाली, और फिर ये वैल्यू आपको ढूंढनी होती है आपके इस वाले एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर। वहाँ से एक लाइन खींचो आपके ओजाइव, जहाँ पर भी आपको ओजाइव है उसकी तरफ लाइन खींचने के बाद आप नीचे की तरफ जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करते हैं नीचे की तरफ एक और स्ट्रेट लाइन खींचो ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स पर जहाँ पर भी वो मीट करेगी वो एक्स की वैल्यू आपकी डिकाइल, परसेंटाइल या क्वार्टाइल आ जाएगा। अब अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ बनाने को एग्जाम में कभी नहीं आएगी, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ फॉर नॉलेज पर्पस, बट ये एग्जाम में बनाने को आज तक नहीं आया, ना कभी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक नंबर के लिए जस्टिफाइड होता नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अगला है, if a perpendicular is drawn from the point of intersection of the two ogive on the horizontal axis, then the x value of this point gives us the median, the second or the middle quartile। ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि जब दो ओजाइव मिलते हैं तो बीच में यहाँ ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उससे अगर एक्सिस की तरफ एक लाइन खींची जाए तो आपको मीडियन मिल जाता है। ओजाइव फर्दर कैन बी पुट इनटू यूज फॉर टेकिंग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस निकालने हैं तो आप किसका यूज़ करोगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजाइव, एनी ऑफ दीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया। तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस जब भी निकालनी होती हैं आप हमेशा ओजाइव का यूज़ करते हो। बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है ना, ओजाइव का यूज़ करते हो। देखो होता क्या है, जब एक कर्व आपको दिख रहा है कि ऐसा सा जा रहा है तो आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे जाएगा, आगे बोल सकते हो ना, अगर ऐसे से जा रहा है तो आगे ऐसे ही जाएगा। और अगर मैं फ्यूचर का देखना चाहूँ तो मैं फ्यूचर का भी यहाँ से आइडिया लगा सकता हूँ और फ्यूचर का भी आइडिया लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मुझे फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखनी है तो मैं ओजाइव का यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों मैंने आपको समझा दी। ये आपको एक इंक्रीजिंग ओजाइव देती है, यानी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो ओजाइव होता है वो इंक्रीजिंग ओजाइव होता है, और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको डिक्रीजिंग ओजाइव देती है, इसका ओजाइव हमेशा डिक्रीजिंग होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा बढ़ती हुई होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा घटती हुई होती है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिख रही है और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी घटती हुई दिख रही है। 70 का 50, 50 का 20, फिर 5, फिर 0, ठीक है जी। इसके ओजाइव की जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड होती है, इंक्रीजिंग होती है, अपवर्ड होती है, ये बात एक ही है, कुछ भी बोल लो। और इस वाले ओजाइव की मूवमेंट जो होती है वो डाउनवर्ड होती है, ठीक है ना, ये भी हमको दिख रहा है। तो ये जितना भी मैंने आपको समझाया अभी वो इस ग्राफ के थ्रू यहाँ पर एकदम क्लियर है, आप यहाँ से भी उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ब्लू वाली जो लाइन है वो किसके लिए है, लेस देन ओजाइव के लिए। रेड वाली जो लाइन है वो किसके लिए है, ग्रेटर देन ओजाइव के लिए। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से नीचे की तरफ लाइन खींची तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मीडियन मिल गया। बात समझ आ गई, ठीक है ना, इजी। चलो भाई अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी पार्ट की तरफ, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20 मिनट और लगेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। जब भी मैं अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता हूँ टेबल फॉर्म में, तो उसको मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ ये क्या है, ये क्या है, ये चीज़ क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमें बता रहा है कि 10 नंबर 5 बच्चों का है, 15 नंबर 8 बच्चों का है, 18 नंबर 20 बच्चों का है, 20 नंबर 15 बच्चों का है और 25 नंबर 5 बच्चों का है। ये क्या कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 5 नंबर 10 नंबर 5 बच्चों का है, ठीक है ना, 15 नंबर 8 बच्चों के हैं, तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। ये देखो ये क्या है, अगर कोई पूछेगा ये क्या है तो क्या बोलोगे कि भाई ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बता रहा है कि भाई 0 से लेकर के 10 के बीच में 5 बच्चों के नंबर हैं, 10 से लेकर 20 के बीच में 15 बच्चों के नंबर हैं, तो ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेबल है जो हमें बता रही है कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से एलोकेटेड है, और इसी टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो कुछ मुश्किल थोड़ी ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने आज तक जितने भी डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा बनाए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। इंडिविजुअल डेटा को क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे, नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है क्या, नहीं होती, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कॉन्टिन्यूस। कितने टाइप की होती है, 2, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वाली को हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो आपका देखो 3 टाइप का डेटा होता है, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा। इंडिविजुअल डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट भी नहीं बनाते हैं, बट बाकी दोनों में तो फ्रीक्वेंसी होती है ना भाई, तो इसलिए उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, ठीक है ना। और यूजुअली इन असेंडिंग ऑर्डर relating to a measurable characteristic according to individual value or a group of values or the characteristics under study. Frequency distribution is a statistical table that distributes the total frequency to a number of classes. तो बेसिकली वही चीज़ लिखी है जो हम करते आते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करती क्या है, जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी, जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी है, 13 + 20 33, 33 + 15 48, 48 + 5 53। तो इसने टोटल फ्रीक्वेंसी को क्या किया, टोटल फ्रीक्वेंसी को क्या किया, एलोकेट कर दिया अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस में, कि भाई 10 नंबर 5 बच्चों के हैं, 15 नंबर 8 बच्चों के हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी को जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ पहले पैराग्राफ के अंदर लिखी गई है। क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, ये डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर आती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, ये सिर्फ बता रहा है कि क्या होती है डिस्क्रीट, क्या होती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है, व्हेन अ टेबुलेशन इज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट इज नोन एज डिस्क्रीट या डिस्क्रीट या फिर अनग्रुप्ड या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सी वाली है, ये वाली जो आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या इसके अंदर हमने ग्रुप बनाया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 नहीं बनाया, तो हम क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आ गई। इसी तरीके से इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल सकते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 3 नाम है इसके, ठीक है ना, 3 नाम है, क्या, डिस्क्रीट, अनग्रुप्ड एंड सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगली है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड वाली का एग्जांपल ये हो गया, इसके अंदर देखो ग्रुप बने हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंसिडरेशन इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस सीरीज है आपके पास, such classification is called grouped frequency distribution. In this case tabulation is done not against a single value. मैंने जो टेबल बनाई है ये क्या मैंने अगेंस्ट अ सिंगल वैल्यू बनाई है, नहीं, अगेंस्ट अ सिंगल वैल्यू मैंने यहाँ पे बनाई थी। एक सिंगल वैल्यू है 10 और 10 के अगेंस्ट मैंने फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये एक सिंगल वैल्यू है, 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 बट एक कौन सी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कि कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये सिंगल वैल्यू है, नहीं, ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज है 0 to 10। क्या ये सिंगल वैल्यू है, नहीं, ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज है 10 to 20। तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट नहीं बनाई जाती टेबल,
as in a case of attribute or a discrete random variable but against a group of values। तो grouped frequency distribution के अंदर एक group of values के against frequency बनाई जाती है, frequency allocate की जाती है, ठीक है ना। group of values इसके against एक frequency allocate की जाती है। तो ये फर्क होता है एक discrete frequency distribution में और एक continuous frequency distribution में। बात समझ आ गई आपको? सेकंड थर्ड पॉइंट एकदम ईजी है, ठीक है ना, एकदम मतलब इसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि समझा जाए, एकदम बेसिक बातें लिखी गई हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, बस बता रहे हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर क्लास में बच्चों के नंबर कुछ ऐसे आए हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे नंबर आए हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं बनाऊं क्लास इंटरवल्स यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज, और उसके तहत मैं ये पूरी की पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, यानी मैं बनाना चाहता हूं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो है मैं इंक्लूसिव सीरीज बनाऊं और एक ऑप्शन है मैं एक्सक्लूसिव सीरीज बनाऊं। बताओ कौन सी बनानी चाहिए मुझको आपके हिसाब से, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव क्यों नहीं बनानी चाहिए? नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है। इसका मेन रीज़न है कि हमारे पास, देखो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। क्या फ़र्क होता है दोनों में? डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमेशा इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। याद है, नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ रोड इन अ डे, याद आ रहा है कुछ? हमने उसके क्वेश्चंस भी किए थे, ये वाले भूल गए तुम लोग शायद। ये देखो ये वाले, ये एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज, ठीक है ना, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी। क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस। याद आ रहा है कुछ? कि अगर कोई भी वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकता है उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। अगर वेरिएबल आपका नॉन इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। याद आ गया कुछ? ठीक है ना, याद आ गया। तो यहाँ पर ये जो मेरा एग्जाम्पल है, ये वेरिएबल जो है बताओ डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस है ना, क्योंकि नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही है, ये नॉन इंटीजर है, ये नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, डेसिमल में वैल्यू आ रही है, वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है, वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर 10.5, 20.5 या 20.75 नहीं होता तो फिर आप इसको डिस्क्रीट वेरिएबल बोल सकते थे, ठीक है ना। बट ये क्या है? ये डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अब दिक्कत क्या है कि अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखूँ तो बताओ 1 से लेकर के 10 दो बच्चों के नंबर आए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। फिर 11 से 20 1 2 3 तीन बच्चों के नंबर आए हैं। बट दिक्कत क्या हुई? ये वाला नंबर तो छूट ही गया, ये ना इधर आया ना इधर आया। बात समझा गया आप लोगों को? ठीक है ना। तो जब भी मेरे पास कौन सा वेरिएबल हो, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो, तो मैं हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज का यूज़ करूँगा, मैं कभी भी इंक्लूसिव सीरीज का यूज़ नहीं करूँगा। लॉजिक समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आप इंक्लूसिव सीरीज़ का यूज़ करो तो 10 और 11 के बीच में हमेशा एक का गैप होगा यहाँ पर, और ये वाला नंबर कभी सेम नहीं होता, इंक्लूसिव में नहीं होता सेम। और अगर यहाँ पे गैप होगा और इस गैप के बीच में किसी बच्चे के नंबर आ गए, वो तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ही नहीं बन पाएगा, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात?
तो जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है तो आप हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज का यूज करते हो। क्लियर, बात समझ आ गई? ठीक है, चलो भाई, बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि कई बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एक ऐसा पार्ट जो आज तक आप लोगों को पता नहीं था, ठीक है ना, जो आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं। हालांकि आपने चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, बट आपने इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है ना। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ध्यान से समझना इस चीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बताने वाला हूँ। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन, अगर ये पार्ट समझने आया ना तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे, ठीक है ना, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ये जो 1 है और ये जो 10 है, ठीक है ना, 1 को हम क्या बोलते हैं, याद है आपको? 1 को हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और 10 को क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट। बात समझ आ गई? यहाँ पे बताओ 0 to 10, 0 को क्या बोलेंगे? यहाँ पे आप बोलोगे लोअर क्लास लिमिट है, इसको क्या बोलोगे, अपर क्लास लिमिट। अगर आप 1 to 10 को भी लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट बोल रहे हो और आप 0 to 10 में भी लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट बोल रहे हो, तो इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया फिर। बात समझा रही है आप लोगों को? तो होता क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि जब भी आपको एक इंक्लूसिव सीरीज दिखती है, क्या दिखती है, इंक्लूसिव सीरीज, तो जो हम वर्ड यूज करते हैं 1 और 10 के लिए, 11 और 20 के लिए, वो होते हैं लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। ये 1, 11, 21 और 31 क्या है, लोअर क्लास लिमिट। 10, 20, 30, 40 क्या है, अपर क्लास लिमिट। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बात यह है, यहाँ पर जो 0 है, जो 10 है, जो 20 है, जो 30 है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, और 10, 20, 30, 40 के लिए हम यूज करेंगे अपर क्लास बाउंड्री। बात समझ आई आपको ये वाली? लिमिट और बाउंड्री में फर्क होता है। लिमिट वर्ड यूज किया जाता है कब, इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, बट बाउंड्री वर्ड कब यूज किया जाता है, एक्सक्लूसिव सीरीज में। ये बात समझ आ गई? एक बात और सुनो, ये बात क्लियर है ना? एक और बात सुनो, बाउंड्री वर्ड जो है ये हमेशा हमेशा एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए ही बना है। नहीं, जब भी आपके सामने बाउंड्री वर्ड लिखा दिख गया ना आपको, तो आप समझ जाना कि जो सीरीज रही होगी वो एक एक्सक्लूसिव सीरीज रही होगी। क्या रही होगी, एक एक्सक्लूसिव सीरीज। ये बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बट जब भी लिमिट वर्ड यूज होता है, जब भी लिमिट वर्ड यूज होता है, तो लिमिट वर्ड जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंक्लूसिव सीरीज के लिए यूज हुआ हो। लिमिट वर्ड बहुत लोग, बहुत सारे ऑथर्स एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए भी यूज कर लेते हैं। यानी लिमिट वर्ड जो है वो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, मोटी मोटी बात। बट बाउंड्री वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए यूज किया जाता है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस जब क्वेश्चन करोगे ना तब पता चलेगी। आपसे क्वेश्चन ही नहीं होंगे अगर ये समझ नहीं आया आपको तो, ठीक है ना। तो दोबारा सुनना, जो लिमिट वर्ड है वो आप इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज दोनों जगह यूज कर सकते हो। यानी आप 0 को लोअर क्लास लिमिट और 10 को अपर क्लास लिमिट भी बोल सकते हो। आप 0 को लोअर क्लास बाउंड्री और 10 को अपर क्लास बाउंड्री भी बोल सकते हो। बट आप 1 को और 10 को लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री नहीं बोल सकते। इनको सिर्फ और सिर्फ क्या बोला जाएगा, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। बात समझ आ गई? हाँ या ना? हाँ या ना? ओके। दूसरी चीज सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास विड्थ। बताओ जी, यहां पर क्लास विड्थ कितनी है? क्लास विड्थ तो बोलोगे सर 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10। तो यहाँ पे क्लास विड्थ कितनी है, 10 10 है। यहाँ पे आपके दिमाग में क्या आ रहा है, 9 9, बट यहाँ पर भी क्लास विड्थ 10 10 ही है। अब ध्यान से समझना क्यों।
किसी बच्चे के 0 मार्क्स आए हैं, क्या वो यहाँ पे काउंट होगा? होगा। किसी बच्चे के 1 नंबर है, क्या वो यहाँ पे काउंट होगा? 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। जिस बच्चे के 10 नंबर आए, क्या वो यहाँ पे काउंट होगा? नहीं होगा, वो अगले में काउंट होगा। तो बताओ ये कितने नंबर लिखे हैं यहाँ पे मैंने? 10। तो इसकी क्लास वर्थ कितनी हो गई? 10। किसी बच्चे के 1 नंबर है, क्या वो काउंट होगा? 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6, 7, 8, 9। क्या 10 वाला काउंट होगा इसमें? होगा। ये कितने नंबर्स लिखे हैं? तो इसकी क्लास विड्थ भी क्या हो गई? बात समझ आ गई आप लोगों को? तो क्लास विड्थ निकालना जो है वो एक अपने आप में टास्क है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि सर इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस हो क्लास विड्थ होता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज है इंक्लूसिव है। अगर तो एक्सक्लूसिव है तो ये चीज़ बोली जा सकती है कि सर इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है यानी 10 - 0, 20 - 10, 30 - 20, 40 - 30 क्लास विड्थ आ जाएगी। बट अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज है तो ये बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज की क्लास विड्थ निकालनी है, ठीक है ना, आपको क्या करना है? इंक्लूसिव सीरीज की क्लास विड्थ निकालनी है। इंक्लूसिव सीरीज की क्या निकालनी है? क्लास विड्थ। तो इसका सबसे अच्छा तरीका बताओ क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव, और फिर आप इसकी क्लास विड्थ निकालो। अब देखो, अगर मैं इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो पहला स्टेप क्या होगा? 11 - 10 अपॉन 2 ये करूँगा। 11 - 10 कितना होगा? 1 अपॉन 2 कितना होगा? 0.5। फिर इस 0.5 को मैं क्या करूँगा? 1, 11, 21, 31 में माइनस करूँगा और इस 0.5 को मैं 10, 20, 30, 40 में ऐड करूँगा। तो बताओ हमारी जो क्लास बनेगी वो क्या बन जाएगी? 0.5 टू 10.5, फिर 10.5 टू 20.5, फिर 20.5 टू 30.5, फिर 30.5 टू 40.5, यही बनेगी। बताओ बात समझ आई? आई बात समझ? अब बताओ क्लास विड्थ क्या है? 10। क्या करोगे? 10.5 माइनस 0.5 10, 20.5 माइनस 10.5 10। अभी क्या बन चुकी है? एक्सक्लूसिव सीरीज बन चुकी है। और एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे निकालते हैं क्लास विड्थ? अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, 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 अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या फ़र्क होता है? क्लास लिमिट आर द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू द क्लास इंटरवल में कंटेन। क्लास लिमिट क्या है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है ना। ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, ठीक है ना। द क्लास लिमिट आर द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब बताओ जी, मिनिमम वैल्यू इस क्लास लिमिट में क्या आ सकती है? 1, और मैक्सिमम क्या आ सकती है? 10, ये आ सकती है। तो ये आपकी क्या हो गई? क्लास लिमिट्स हो गई। क्लास लिमिट आर द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू द क्लास इंटरवल में कंटेन, ठीक है ना। तो आपका जो 1 to 10 वाला क्लास इंटरवल है, इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी आ सकती है? 1, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ सकती है? 10। क्लियर? में कंटेन द मिनिमम वैल्यू इज नोन एज द लोअर क्लास लिमिट। जो मिनिमम वैल्यू उस क्लास इंटरवल में आ सकती है उसको हम बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट यानी कि 1, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज अपर क्लास लिमिट। और इस क्लास इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है उसको हम क्या बोलेंगे? अपर क्लास लिमिट। बात समझ आ गई आप लोगों को? समझ आ गई? 100% श्योर? ठीक है ना। ऐसे दूसरा वाला क्लास इंटरवल है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ सकती है? 11, और सबसे बड़ी 20। तो ये क्या हो गई? लोअर क्लास लिमिट। क्या हो गई? अपर क्लास लिमिट, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री क्या होता है? Class boundaries are defined as actual class limit of a class interval for overlapping classification or mutually exclusive classification that excludes the upper class limits like 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40। अब देखो इसमें क्या है? क्या 10 to 20 में 20 इंक्लूडेड है? नहीं। क्या 20 to 30 में 30 इंक्लूडेड है? नहीं। क्या 30 to 40 में 40 इंक्लूडेड है? नहीं। याद है ना? एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि 10 to 20 में 20 जो है एक्सक्लूडेड होता है, इसलिए इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं।
तो जो इस टाइप की सीरीज होती हैं जिनको हम ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं, याद रखना है आपको, इनको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्यों? क्योंकि 20 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, 30 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो इसको हम ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। एक्सक्लूसिव आपको पता है, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक्सक्लूड करती है क्या? अपर क्लास लिमिट। इसमें जो 28, 30 और 40 है ये एक्सक्लूडेड होता है। However, फॉर नॉन ओवरलैपिंग या म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन, नॉन ओवरलैपिंग या फिर म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज को। इसको, ये आपकी नॉन ओवरलैपिंग है। देखो 10 क्या यहाँ पर आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 31 है। क्या ये ओवरलैपिंग है? नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ओवरलैपिंग या फिर म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, विच इज यूजली फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएट। और ये वाली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डिस्क्रीट वेरिएट के लिए यूज़ करते हैं। अभी बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि ये क्या है, ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। क्या इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, यानी उन वेरिएबल्स के लिए जो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है ना? यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो है, ये वाली जो इंक्लूसिव सीरीज जो है, इंक्लूसिव सीरीज जो है ये यूजुअली किसके लिए यूज़ की जाती है? डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है ना? ये कभी भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं की जाती। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज़ करनी है तो कौन सी करोगे? ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन या फिर एक्सक्लूसिव सीरीज का आप लोग यूज़ करोगे। फिर क्या लिखा है? साइज, विड्थ और लेंथ ऑफ अ क्लास इंटरवल। आप किसी भी क्लास इंटरवल का साइज, विड्थ कैसे निकालते हो? तो बहुत आसान काम होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। कैसे निकालते हो क्लास विड्थ? यहाँ पे निकाल के देखा था हमने, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। बताओ क्या 10 अपर क्लास बाउंड्री है? नहीं, ये तो अपर क्लास लिमिट है, और 1 क्या है? लोअर क्लास लिमिट है। तो क्या यहाँ पर यह फॉर्मूला लग पाएगा क्लास विड्थ निकालने का? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एक्सक्लूसिव में। अब आपके पास 10.5 और 0.5 क्या है? अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। अब आपका क्या निकल जाएगा? क्लास विड्थ निकल जाएगी। इसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज की क्लास विड्थ निकालनी है तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव, और फिर आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, और आपकी क्लास विड्थ आ जाएगी। बात समझ आ गई ना? इजी है एकदम। तो यहाँ पर याद रखना फॉर्मूला जो है वो यूसीबी माइनस एलसीबी है, ना कि लोअर क्लास लिमिट माइनस या फिर अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। बाउंड्री वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, लिमिट वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा। अगला है मेथड टू डिटरमाइन क्लास विड्थ। अब हमारे पास जो डेटा है वो लेट से मान के चलो डिस्क्रीट डेटा है या फिर इंडिविजुअल डेटा है, और मुझे बोला गया कि इस डेटा को कन्वर्ट करो इनटू कॉन्टिन्यूस सीरीज। किसमें कन्वर्ट करो? कॉन्टिन्यूस सीरीज। यानी कि अगर क्लास में बच्चों के नंबर आए हैं ऐसे, ये देखो ये आए हैं, ये अब मैं बोलता हूँ कि इसको है ना इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, इस वाले फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मेट में। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल आएगा, और वो ये आएगा कि हम क्लास विड्थ कितनी रखें। यहाँ पे हमने 10-10 की रखी है, क्या ये ठीक है? या हमें 5-5 रखनी चाहिए थी, या हमें 7-7 की रखनी चाहिए थी? जो डिफरेंस है ये कितने का होना चाहिए था? ठीक है ना? अब अभी तो आपने क्या किया, रैंडमली आपने सोचा कि सर 10-10 का ले लेते, क्या हो गया? बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इसके पीछे भी पूरी मैथमेटिक्स होती है, और वो मैथमेटिक्स है ये मेथड टू डिटरमाइन क्लास विड्थ। ये जो आपको विड्थ रखनी है ये कितनी रखनी है, इसका एक मेथड होता है। मेथड क्या है? क्लास विड्थ इज इक्वल टू रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। अब नंबर ऑफ क्लासेस कैसे निकालते हैं? 1 + 3.322 log n। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये पूरा तरीका है आपका क्लास विड्थ निकालने का। ठीक है जी? क्या ये आपको करने की जरूरत है? आंसर इज नो। ठीक है ना? मैंने आज तक इसको एग्जाम में आते हुए नहीं देखा, बट स्टिल मैं आपको एक क्वेश्चन इसका कराऊंगा, जिससे कि बाय चांस आ गया तो आप कर पाओ। आते हुए तो नहीं देखा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाय चांस की बातें आ गया तो आपको पता होगी हाँ सर ने ऐसा कुछ करवाया था। देखो एक क्लास है जिसमें मान के चलो 100 बच्चे हैं, और मैंने एक टेस्ट लिया बच्चों का जिसमें मिनिमम मार्क्स
मिनिमम मार्क्स आए हैं 8 और मैक्सिमम मार्क्स आए हैं आपके मान के चलो 98। 100 नंबर का टेस्ट था, 100 नंबर का टेस्ट था, 100 बच्चों ने दिया, मिनिमम मार्क्स आए 8, मैक्सिमम मार्क्स आए 98। बात समझ आ गई। अब मैं जानना चाहता हूँ क्लास विड्थ कितनी रखूँ, मैं जो चौड़ाई है क्लासेस की वो कितनी रखूँ, ठीक है ना, चौड़ाई जो है क्लासेस की वो कितनी रखूँ ये मैं जानना चाहता हूँ। बात समझ आ गई इतनी, क्लियर है। तो क्या बोलता है ये बोलता है कि क्लास विड्थ निकालने के लिए, ये एग्जांपल करा रहा हूँ मैं आपको जिसके अंदर ये 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है ना। अब इसका आंसर ये बोलता है कि क्लास विड्थ निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें रेंज तो पता है 98 माइनस 8 90 हो जाएगा। रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ा था याद है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ये होती है आपकी रेंज। तो 98 माइनस 8 आ गई 90। बट नंबर ऑफ क्लासेस क्या होंगी हमें नहीं पता, नंबर ऑफ क्लासेस यानी कि मुझे कितनी क्लासेस बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कितनी क्लासेस बनाई थी, 4, 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी बनाई थी 4, 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं। और क्लास विड्थ हर केस में कितनी लिया मैंने, 10 ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लें वो भी एक सवाल है। तो नंबर ऑफ क्लासेस निकालने का भी फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, देखो 1 प्लस 3.322 log n, 1 प्लस 3.322 log n की जगह 100 लिख दूं क्योंकि मेरा n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, 100 बच्चों ने दिया है, तो log n की जगह log 100 लिख दिया। जल्दी से बताइए log 100 की वैल्यू 2 होती है, सबको पता है log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.322 बताओ कितना होता है, 6.644, 6.644 प्लस 1 कितना होता है, 7.644। ये आएगा आंसर इसको सॉल्व करने से। अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ क्लासेस क्या फ्रैक्शन में या डेसिमल में हो सकती हैं, प्रैक्टिकली सोचना, नंबर ऑफ क्लासेस क्या हैं, ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, क्या ये कभी भी डेसिमल में हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो आप क्या करोगे, हमेशा इसको अपर साइड पर राउंड ऑफ कर दोगे, अपर साइड पर। 8.644 के बाद जस्ट कौन सा इंटीजर आता है, 8 आता है, तो उसे मैंने अपर साइड पे क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। हर बार आपको क्या करना है, अपर साइड पे राउंड ऑफ करना है। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आ गई, 8 आ गई, 8। तो 90 अपॉन 8 ही आ जाएगी मेरी क्लास विड्थ, 90 डिवाइड बाई 8 यानी कि 11.25, ये आ जाएगी मेरी क्लास विड्थ, खत्म। बात समझ आ गई। यानी कि जो मैं पहली बात, मैं कितनी क्लासेस बनाऊंगा, 8 क्लासेस बनाऊंगा, और हर एक की विड्थ कितनी रहेगी, 11.25। ये जो क्लासेस हैं इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन रही होगी जिसमें 100 बच्चे होंगे और मिनिमम मार्क्स इतने होंगे, मैक्सिमम ही होंगे, इसमें मुझे कितनी क्लासेस बनानी है, ये जो 4 क्लासेस बने इसकी जगह कितनी बनानी है, 8 बनानी है, और 8 क्लासेस की जो विड्थ है वो कितनी होगी, 11.25। बात समझ आ गई आप लोगों को, बात समझ आ गई, क्लियर है। ये क्लास कहाँ से शुरू होंगी, ये 0 से शुरू नहीं होंगी। हम तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम तो बोलते हैं सर 100 नंबर का टेस्ट लिया ना, तो ऐसे करो अब 0 to 10, 10 to 20, ठीक है ना, 20 to 30 ऐसे ऐसे बना दो। ये तो हमारा क्या होता है, तो हमारा तुक्का होता है कि सर ऐसे बना दो। बट प्रैक्टिकली जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो ये ऐसे नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो पूरा इसके पीछे मैथ्स लगाते हैं, ये पूरा सॉल्व करते हैं। वो देखते हैं कि भाई इसमें 8 क्लासेस की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, और हर क्लास की विड्थ जो है वो 11.25 होनी चाहिए, क्योंकि लोएस्ट मार्क्स 8 हैं, तो इसको 8 से शुरू करो। अब 8 में क्या जोड़ दो, 11.25, 8 प्लस 11.25, ये आ गया 19.25। फिर 19.25 से शुरू करो और इसमें कितना जोड़ दो, अगेन 11.25, ये आ गया 30.5। फिर 30.5 यहाँ पे लिखो, फिर इसमें 11.25 जोड़ो, यह आ गया 41.75। कितनी क्लासेस बन गई, 1 2 3, इसी तरीके से 5 और बनेंगी, तब जाकर के आपकी 8 क्लासेस कंप्लीट होंगी। प्रैक्टिकली ऐसे बनाया जाता है। बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, मिड पॉइंट या क्लास मार्क आपको ये याद रखना है। देखो दिक्कत क्या है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है फाइंड मिड पॉइंट, तो हर बच्चा निकाल देता है। सबको पता है कि UCL प्लस LCL अपॉन 2 करना है, आंसर आ जाएगा।
अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 करना, आंसर आ जाएगा। बट अगर पूछ लेते हैं फाइंड क्लास मार्क, तो बच्चा कंफ्यूज कि क्लास मार्क क्या चीज़ होती है। तो आपको याद रखने की क्लास मार्क और मिड पॉइंट एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप मिड पॉइंट क्या निकालोगे, खुद बताओ। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 10 प्लस 0/2 क्या हो गया 5। इसका क्या होगा 20 प्लस 10/2 15। इसका क्या होगा 25 और इसका क्या होगा 35, ठीक है ना, हमको पता है ये चीज़। ऐसे यहाँ पर क्या होगा बताओ, 10 प्लस 1 11/2 5.5, 20 प्लस 11 31/2 15.5, फिर 25.5 और फिर 35.5। हमको पता है कि मिड पॉइंट जो होता है वो इंक्लूसिव सीरीज का निकालो या इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके उसको निकालो, हमेशा सेम ही आता है। अब देखो हमने ये इंक्लूसिव सीरीज का निकाल लिया और यहाँ पर हमने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया था। अब बताओ इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, 10.5 प्लस 0.5/2 11/2 5.5, 20.5 प्लस 10.5 कितना होगा 31, 31/2 कितना होगा 15.5, ठीक है ना। तो देखो सेम आएगा 5.5 15.5 25.5 और 35.5 जो यहाँ पे आया है, हमेशा सेम रहता है। और इसलिए हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन के अंदर कि अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है और आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो आप डायरेक्टली इंक्लूसिव सीरीज से निकाल सकते हो। आपको उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके फिर अरिथमेटिक मीन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मिड वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है इंक्लूसिव की, और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो उसकी भी, तो आपके आंसर पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में पढ़ लिया था पहली ही क्लास में, उसकी पहली क्लास में पढ़ लिया था। रिवाइज करते रहा करो, तुम लोगों के दिमाग पर मुझे एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है और उसका रीज़न है तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं मिड पॉइंट निकालने के। दूसरा क्या होता है अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री अपॉन 2, और एक होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो आंसर सेम आएगा। फिर अगला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमको पहले से पता है, तो इसमें हम कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। दो टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेस देन एंड मोर देन। सुनो, ये है वो दो पॉइंट जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। और सुपर इजी है, सुपर इजी। पहला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और दूसरा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। सुनो भाई, मैं जानना चाहता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे और आपको बोलेंगे फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ 20 to 30 क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे, फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ 20 to 30 क्लास इंटरवल। एक नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत इजी होता है। पता है आपको क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 और क्लास विड्थ कितनी है 10, आंसर आ गया 3। बस अगर आपसे बोला जाता फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ दिस क्लास इंटरवल तो आंसर क्या आता 0.5। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ 10 to 20 क्लास इंटरवल तो आंसर क्या आता 20/10 यानी कि 2। इसको हमने निकाल लिया 3 और इसका क्या आएगा 1 आएगा 10/10, ठीक है जी। देखो फॉर्मूला इतना इजी है इसका, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन क्लास अपॉन क्लास विड्थ, ठीक है ना। जो भी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन उस क्लास की विड्थ। ऐसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सुपर इजी है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफडी जगह के जगह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आरएफ ऑफ 20 to 30 क्लास इंटरवल, तो इसके लिए पहले तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कितनी आएगी 65, 30, 40, 50, 60 और 565। और आपसे पूछी जा रही है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 to 30 क्लास इंटरवल, तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें तो पता है कितनी आएगी 30/65।
अगर इस वाले क्लास इंटरवल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कितनी आएगी 10/65। इसकी कितनी आएगी और इसकी कितनी आएगी, यानी कि कैसे निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। देखो ये रहा क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ये हो जाता है आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसी आंसर को, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालना है अगर आपको, तो इसी आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है ना। इसी आंसर को जो आपका आया है इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है जी। तो ये आ गया। बताओ समझ आ गई बात। इस चैप्टर में इतना ही प्रैक्टिकल है, इसके अलावा सब कुछ थ्योरेटिकल है। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है हम लोगों को पहले से पता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में कुछ बातें बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ कर्व फॉर विच द टोटल एरिया इज टेकन टू बी यूनिटी। फ्रीक्वेंसी कर्व का जो टोटल एरिया होता है वो कितना होता है, यूनिटी होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व का टोटल एरिया कितना होता है, यूनिटी होता है, ठीक है जी। फिर है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, 4 टाइप के फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं, ठीक है ना। बेल शेप कर्व, यू शेप कर्व, जे शेप कर्व एंड मिक्स कर्व। यू शेप कर्व, जे शेप कर्व, मिक्स कर्व और बेल शेप कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया वैसे तो, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, थोड़ी देर पहले जब हम हिस्टोग्राम पढ़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी वाले जो ग्राफ थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या फ़र्क था, जब हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं ऑन अ ग्राफ और उसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलता है, और अगर फ्री हैंड से जोड़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी कर्व मिलता है। आपको इसमें सिर्फ ये इसमें याद रखना है आपको कि जो टोटल एरिया होता है फ्रीक्वेंसी कर्व का वो हमेशा यूनिटी होता है, यानी कि 1 होता है। टोटल एरिया ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज 1, ठीक है ना। ये जो पार्ट है एग्जैक्टली सेम लाइंस वहां पे भी लिखी थी कि फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो मैंने आपको बोला था कि लर्न भी कर लेना, याद है कुछ। ये लिखा है लर्न। फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी रिगार्डेड एज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। The frequency curve for a distribution can be obtained by drawing a smooth and freehand curve through the midpoints of the upper side of a rectangle forming the histogram। ये भी मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ, तो कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर, सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब आखिरी जो पार्ट है इस चैप्टर का वो क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व्स होते हैं। बहुत सारे तरीके के फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बेल शेप कर्व, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी कर्व होता क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं ना ग्राफ और उसको फ्री हैंड से जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी कर्व मिलता है। जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनते हैं ये अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये लिखा हाइट और ये लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मैं हाइट में डिफरेंट हाइट्स ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ 5 फुट, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 5, 10, 5, 11 एंड 6 फीट। हमारी क्लास में 6 फीट से लंबा कोई बच्चा है नहीं और 5 फीट से छोटा भी कोई बच्चा है नहीं, ठीक है ना। 5 फुट से छोटा कोई नहीं है और 6 फुट से लंबा भी कोई नहीं है। अब अगर मैं देखूं कि भाई 5 फीट हाइट के कितने बच्चे होंगे, लेट्स से क्लास है जिसके अंदर 500 बच्चे बैठे हैं, 500-600 बच्चे बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 5 फीट हाइट के कितने बच्चे होंगे। अगर 500 बच्चे हैं तो आपको क्या लगता है कि 5 फीट हाइट के कितने बच्चे होंगे, बताओ रैंडमली, आप ही लोगों को बताना है। 100, 500,
100 होंगे। 5 फुट पता है कितनी होती है हाइट? मतलब तुमने छोटी छोटी हाइट की लड़कियां देखी हैं, वो होती हैं 5 फुट की। और तुम्हें लगता है 500 में इतने 100 बच्चे होंगे इतने छोटे? थोड़ा समझ के बताओ, यहाँ पे तुमने सोच के बताना है। 50 करते हैं, वैसे 50 भी ज़्यादा ही है, ठीक है। 20-30 बच्चे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 500 बच्चों की क्लास है उसमें 5 फुट के ज़्यादा से 20 या 30 बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 5 फुट बहुत ही छोटी हाइट होती है। 5 फुट देखो, जनरली ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी में गर्ल्स फॉल करती हैं जनरली। इतनी कम हाइट लड़कों की जनरली नहीं होती, ठीक है ना। बहुत ही रेयर आपको कोई लड़का दिखेगा जिसकी हाइट इतनी कम हो, बहुत ही रेयर। लड़कों की हाइट जनरली इस रेंज में फॉल करती है, इस रेंज में यहाँ तक। और काफ़ी कम बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचे भी होते हैं, बहुत हाइटेड लोग भी आपको कम दिखते हैं। जैसे हमारी क्लास में देख लो, आपकी हाइट, मेरी हाइट और जो बच्चे पढ़ते हैं सबकी हाइट 5'11", 5'6" या 5'10" भी नहीं है। हम लोगों की हाइट कितनी है? 5'5", 5'6", 5'7", इस रेंज में है, ठीक है ना। आपकी भी मेरी भी, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों की हाइट इसी रेंज में होती है। चलिए इसमें कितना लिखूँ? 5 फुट 1 इंच के आ गया, नहीं बढ़ा दो, 50 लिख दो। प्रैक्टिकली सोचना है तुम्हें, प्रैक्टिकली एक अंदाजन प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है ना। 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 2 इंच में कितने बच्चे होंगे आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से 60, चलो 5 फुट 3 इंच, मेरे ख्याल से 100 के आसपास, ठीक है ना। 5 फुट 4 इंच 120, 5'5" 150, 5'6" 170 या 180, 5'7" 180। अरे कोई नहीं, ज़्यादा बच्चे कर लो, क्या हो गया, ठीक है ना। 5 फुट 8 इंच, अगेन मुझे लगता है इतने ही होंगे, 5'7", 5'8" के, फिर थोड़े कम हो जाएंगे। 5 फुट 9 इंच के थोड़े बच्चे कम हो जाएंगे, 5'10" के और कम हो जाएंगे, 5'11" के और कम, और 6 फीट के तो और कम। ये बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है। अब अगर मैं इस डेटा को प्लॉट करूं, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, कितना है मैक्सिमम, कितने बच्चे जा रहे हैं? 180 तक जा रहे हैं, तो 50 का गैप ज़्यादा हो जाएगा। 20 का गैप लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 और 180, ठीक है जी। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। और यहाँ पे लिखूंगा मैं हाइट 5 फुट 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 6 फीट, ठीक है ना। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 6 फीट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर ये डेटा बनाया होता मार्क्स का, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग हाइट मैंने मार्क्स लिखा होता, वेट लिखा होता, वेट। यहाँ पे मैं वेट शुरू करता 50 के वेट से, फिर 51, 52 करते करते 60 का वेट, या फिर 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से मैंने वेट लिखे होते हैं। 40 लेट से मैंने वेट लिखे होते 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो बताओ 40 वेट और 100 वेट के लिए बच्चे ज़्यादा होते कम होते? 40 और 100 वाले रेंज में बहुत कम होते। 40 और 100 वाली कैटेगरी के बच्चे बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर कैटेगरी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? 50, 60, 70 वाली कैटेगरी को। बात समझ आ रही है? तो भी हमारी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इसी ऑर्डर में होते हैं, पहले बहुत कम होते, फिर बढ़ जाते, फिर दोबारा कम हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? पहले बच्चे कम होते, फिर बढ़ जाते और फिर कम हो जाते। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स लिखता, मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया क्लास के अंदर 50 नंबर का, यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, ऐसे करते करते 50 तक। तो बताओ 0, 5, 10 के आसपास बच्चे कम होते ज़्यादा होते? कम होते। और 50 के आसपास भी बच्चे कम होते। ज़्यादातर बच्चों के किस रेंज में आते हैं? 20, 25, 30 वाली रेंज में आते हैं, यही होता। तो अब कोई भी डेटा लो, कोई भी डेटा अगर रैंडमली देखो, अपने ऑब्जर्व करो आसपास किसी भी टाइप का डेटा, तो आपको ये दिखेगा कि एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई बहुत कम लोगों के लिए होता है।
ज़्यादातर लोग बीच वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। चाहे आप हाइट को देखो, चाहे आप वेट को देखो, चाहे आप मार्क्स को देखो। जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम आते हैं, 12th बोर्ड्स के एग्ज़ाम आते हैं, तो 100 के आसपास परसेंटेज बहुत बच्चों की आती है, कम बच्चों की आती है, और एकदम 40 के आसपास परसेंटेज भी बहुत कम बच्चों की आती है। ज़्यादातर बच्चों की परसेंटेज किस कैटेगरी में आती है? 60, 70, 80, बीच वाली रेंज में। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? तो ये चीज़ हर जगह होती है, ये जो पैटर्न है ये हर जगह बनता है, ये कोई नया पैटर्न नहीं है। और जब आप इस पैटर्न को यहाँ पे प्लॉट करोगे और एक कर्व बनाओगे तो आपको एक यू या फिर बेल शेप कर्व दिखेगा। यू नहीं बोलूँगा, बेल शेप कर्व दिखेगा। करके देखें एक बार, देखो भाई 30, 50, 60, 30, 50, 60, 100, 120, 150, 100, 120, 150, 5, 5, फिर 5, 6, 5, 7 के लिए 180, 180 था, ठीक है ना। फिर कम होना शुरू हो गया था, 150, 100, 150, 100, 50 और 20, ठीक है ना, 50 और 20। और अगर मैं एक कर्व बनाऊं यहां से, तो बताओ ये कर्व कैसा बना है? बेल शेप कर्व बना है। बेल ऐसी तो होती है देखने में, ठीक है ना। तो ये होता है आपका बेल शेप कर्व। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड बेल शेप कर्व। ये भी वही कह रहा है कि अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करोगे तो आपको जनरली कौन सा कर्व दिखेगा? बेल शेप कर्व दिखेगा। विच एज सजेस्टेड बाय द नेम लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ बेल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट, weight, marks, profit, etc. usually belong to this category. On a bell-shaped curve, the frequency starting from a rather low value gradually reaches the maximum value somewhere near the central part and gradually decreases to reach its lower value at the other extreme point. तो क्या कह रही है कि जब आप लोअर वैल्यूज़ को देखते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती हैं। फिर एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती, जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती हैं फ्रीक्वेंसी अगेन कम होने लग जाती है, फ्रीक्वेंसी अगेन कम होने लग जाती है। ये होता है आपका बेल शेप कर्व। फिर यू शेप कर्व होता है, जे शेप कर्व होता है, मिक्स कर्व होता है। यू शेप कर्व क्या होता होगा? यू शेप कर्व ऐसा बनता होगा कुछ कुछ। तो यहाँ पे देखो कम मार्क्स और बहुत ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा बच्चों के आ रहे हैं, और जो मीडियोकर मार्क्स हैं वो सबसे कम बच्चों के आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है जनरली, बट ये एक्सप्लेन करने के लिए कि यू शेप कर्व में क्या होगा कि एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ और एक्सट्रीम हाई वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों की आ रही होंगी, और जो मिडल वैल्यूज़ हैं वो बहुत कम लोगों की आ रही होंगी, ठीक है ना। बात समझ आ गई आप लोगों को? ये यू शेप कर्व में होगा। तो द फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम नियर द सेंट्रल पार्ट एंड स्लोली रीचेज इट्स मैक्सिमम टू द टू एक्सट्रीमिटीज। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होती है और सबसे कम बीच में होती है। फिर जे शेप कर्व कैसा होगा? जे शेप कर्व ऐसा होगा। तो होगा क्या कि जब एकदम लो वैल्यूज़ हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चली गई फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली गई, वापस लो नहीं हुई, वापस लो नहीं हुई। ये आपका जे शेप कर्व बनेगा, और मिक्स कर्व इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है जी। आपका चैप्टर फिनिश। वैसे ये लास्ट टेबल रह गई छोटी सी, समझ लेते हैं। ये बताओ आपके पास जो क्लास इंटरवल्स हैं ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, हाँ या ना? कॉन्टिन्यूस सीरीज है भाई, क्यों नहीं है? अच्छा, इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है? इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव सीरीज है। अगर मैं बोलूँ कि क्लास लिमिट्स बताओ क्या क्या होंगी, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, तो आप क्या आंसर दोगे? लोअर क्लास लिमिट क्या होगी? 120, अपर क्या होगी? 129। दूसरे केस में लोअर कितनी होगी? 130, अपर कितनी होगी? 139। तीसरे केस में लोअर क्लास लिमिट 140, अपर क्लास लिमिट 149, और आखिरी केस में लोअर क्लास लिमिट 150, अपर क्लास लिमिट 159। वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अब क्लास बाउंड्रीज की अगर बात करें तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तब जाकर के हमें बाउंड्रीज पता चलेंगी। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, 130 माइनस 129/2 करेंगे यानी 0.5 आ जाएगा। इस 0.5 को इन सब लोअर लिमिट्स में माइनस करेंगे और इन सब अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे, तो 119.5 से लेकर के 129.5 हो जाएगा। तो लोअर बाउंड्री क्या हो जाएगी 19.5, 119.5, और अपर बाउंड्री क्या हो जाएगी 129.5। ऐसे ये कितनी हो जाएगी लोअर क्लास बाउंड्री 129.5 और अपर बाउंड्री क्या हो जाएगी 139.5, एंड ऐसे ही आगे का हो गया। बात समझ आ गई। अगर मैं बोलूँ कि क्लास विड्थ कितनी है तो आप क्या बोलोगे 129.5 माइनस 119.5, यानी कि क्लास विड्थ कितनी होगी हर एक केस में 10 10 10। अगर आपको क्लास विड्थ निकालनी है और आप 129 माइनस 120 करोगे आंसर 9 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्लास विड्थ बतानी है, क्लास साइज बताना है, तो आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। और 120 और 129 क्लास बाउंड्रीज नहीं है, क्लास लिमिट्स हैं। ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। तो अगर आप 129 माइनस 120 करते हो तो आप फॉर्मूला ही गलत लगा रहे हो, ये वाला फॉर्मूला ही नहीं लगा रहे, इसलिए आपका आंसर भी गलत आएगा। ठीक है ना। तो क्लास साइज निकालने का तरीका भी हमको पता है। अच्छा, क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 129 प्लस 120/2 कितना आ जाएगा 124.5। इसी तरीके से 130 प्लस 139/2, ठीक है ना। मिड वैल्यू निकालनी सबको आती है। और क्या बच गया, हो गया भाई, सब हो गया। हमें पता चल गया क्लास लिमिट क्या होता है, हमें पता चल गया क्लास बाउंड्री क्या होता है, हमें पता है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, हमें पता चल गया क्लास साइज कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब आप लोगों का होमवर्क है, इस चैप्टर के हमने काफ़ी क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से 36 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। 36 कर लिए थे, कितने कर लिए थे, ज़्यादा ही कर लिए हैं भाई, 47 तक कर लिए, सॉरी 47 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को ट्राई करने हैं, 48 से लेकर के कितने 117 तक ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके आना आप लोग। ऑब्वियस मुझे पता है कि सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, बहुत क्वेश्चंस में आपको डाउट आने वाले हैं, ठीक है ना, बट जितने हो सके करो। और फिर अगली क्लास में हम पहले डाउट्स ले लेंगे इस चैप्टर के, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स 50% कंप्लीट हो गया, मानो कितना 50%, ठीक है ना। हमारे पहले 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में और वो कंप्लीट हो चुके हैं, और वही 50%, अराउंड 50% वेटेज कैरी करते हैं। चलो भाई, कोई डाउट्स? नहीं, ओके। चलो फिर अब आपकी ब्रेक ले लो 5 मिनट का, फिर आपके अकाउंट्स का रिवीजन शुरू होगा, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।